हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश की परावर्तन और अपवर्तन। इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 तक सवालों को पढ़ा था, प्रश्नों को पढ़ा था। लेकिन आज क्या करेंगे ना, हम लोग 25 से आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे और 25 से आगे पढ़ेंगे 50 तक। टोटल इसमें 50 प्रश्न था, जिसमें पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा था और आज 25 से आगे प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें वैसे प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना बन रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि सभी प्रश्न इसमें VVI है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का 26 नंबर प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। यानी बताना है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो दोस्तों लेंस कहे या दर्पण कहे, क्या कहे, लेंस कहे या दर्पण कहे, उसमें फोकसों की संख्या 2 होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस कहे या दर्पण कहे, इन दोनों में फोकस 2 होती है। लेंस में भी 2 फोकस होते हैं और दर्पण में भी 2 फोकस होते हैं। इसमें लेंस का पूछा है तो आप बता दीजिएगा लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। ठीक है, अवतल। ठीक है, अवतल। अवतल दर्पण सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जब प्रकाश की किरणें चलती है, गमन करती है, तो सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एकदम सीधा चलती है। प्रकाश मान लीजिए यहाँ से कोई टॉर्च है, सपोज डेट मान लीजिए ये टॉर्च है। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो इसे सीधे ही करके तो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि प्रकाश इसे टेढ़ा करके जाएगा। तो प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती है सीधी रेखा में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कहने का मतलब हुआ कोण I बराबर कोण R। ठीक है, कोण I बराबर कोण R होता है। तो I आपतन कोण होता है और R क्या होता है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। एक पहला नियम और एक दूसरा नियम, ऐसे करके नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के पूछे तो प्रकाश के भी परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन का भी 2 ही नियम होते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है दाढ़ी बनाने में क्योंकि छोटा छोटा बाल भी दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में क्या होता है? बराबर बनता है। और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, आप याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है? छोटा। ये भी पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछ दे कि किस किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आप बताइएगा कि समतल दर्पण, कौन दर्पण? समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, इन दोनों में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण उत्तल दर्पण में जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पूछा गया कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर लेंस का बात हो रहा है, तो जब लेंस का बात करें तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए, 34 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से मैं बतलाना चाहूँगा, प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये प्यारे दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बतलाइए। फिर से सुन लीजिएगा, फिर से प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ पढ़कर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बताइए। तो फोकस दूरी के दुगुनी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपको दिया है, f बराबर 10 दिया है। ठीक है, और आपसे वक्रता त्रिज्या यानी r का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए r बराबर क्या होता है? 2f होता है। r बराबर 2f। ठीक है, तो 2 से और 10 में गुना कर दीजिए, 10 दूना 20। 20 देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, 38 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी बताया था मैंने कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। अगर वहीं पर बात करता कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। आप याद रखिएगा। मैंने ये भी बतलाया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बतलाना है क्या होता है? तो v/u। देखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, v/u ये होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न है, सरल भूमट्टी में किसका उपयोग होता है? यहाँ पर जो आपको दिख रहा है भूमट्टी नहीं होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूक्ष्मदर्शी। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 41 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बतलाइए, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, एक उगल, यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस होना चाहिए, गलत कर दिया यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया यहाँ पे। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस ऐसे होता है, उत्तल लेंस ऐसे करके होता है, किनारे पर पतला होता है। देखिए किनारे पर पतला है कि नहीं, और बीच में क्या है? मोटा है, एकदम बीच में मोटा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो बीच में मोटा होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई नहीं, गलत है। सभी जगह समान मोटाई नहीं होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये तो हो गया अवतल, ये हो गया अवतल लेंस, ये नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा,
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, ऐसे। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। जबकि अगर बात करता अवतल लेंस, तो अवतल लेंस ऐसे होता है। अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला, और किनारे पर मोटा होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का बात हुआ है ना, तो उत्तल लेंस होता है किनारे पर पतला और बीच में मोटा, तो इसी को बोल रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है बतलाइए, नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, बताइए 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 44 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, बताइए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए निम्न में कौन सा पदार्थ, देखिए पदार्थ का बात कर रहा है, जो कि लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जल का उपयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी किया जा सकता है, कांच का भी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए प्यारे साथियों, 46 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आगे ना बात, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है, यानी समान बनता है। बराबर कहें या समान कहें, समतल दर्पण में बराबर, अवतल दर्पण में बड़ा, और उत्तल दर्पण में छोटा। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्या है? बोर्ड मॉडल। इनमें से एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता ही है, तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 47 नंबर प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर आपसे पूछा जा रहा है, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 48 नंबर प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बतलाइए। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यानी एफ पूछा जा रहा है, तो एफ बराबर होता है r/2, यही तो होता है। तो अब देखिए आर की जगह पर आर का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बट्टा में ये 50 सेंटीमीटर बट्टा 2, 2 से कट जाएगा 50 कितना बार में? 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 49 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद यानी प्रकाश के परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो प्यारे दोस्तों वो गुजरेगी फोकस से। आपका ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में फोकस, एफ माने फोकस। ठीक है, याद रखिएगा। सी से आपका होता है वक्रता केंद्र, एफ से फोकस, और पी से ध्रुव। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों आज का लास्ट नंबर प्रश्न 50 नंबर प्रश्न। यदि वीडियो में मज़ा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसे रोजाना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसमें संबंध बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? संबंध बतलाना है। तो आपको मैंने बताया था सूत्र ना, एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2, या कभी कभी r बराबर 2f आपको दिख जाएगा। तो बात तो वही हुआ, r अपने जगह पे है और 2 ये बट्टा में है, बराबर को उधर गया तो गुणा, तो 2f, r बराबर 2f कहिए तब, या f बराबर r/2 कहिए तब, कोई दिक्कत नहीं। तो f बराबर r/2 देखिए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग कमेंट में बताएंगे,
और जिनको समझ में आया है वो लोग भी कमेंट में बताएंगे, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा समझाने का तरीका कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।